मेरे को तो कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ हाँ हाँ, अब दिख। ठीक है, ओके, ठीक है। Hi everyone, hello, welcome. Hello, hello, hello. Am I audible, visible, everyone? Okay, so we need to start with the heredity chapter today. ठीक है, आज हेरिडिटी चैप्टर स्टार्ट करना है. लेट्स क्विकली बिगिन. सो जब मैंने तुमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर बताया था, तो वहां पे आई टोल्ड यू दैट देयर इज अ टर्म नोन एज हेरिडिटी. ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस व्हाट इज हैपनिंग, बिल्कुल सिमिलर इंडिविजुअल्स फॉर्म होते हैं. रीजन क्या होता है कि हम बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं. ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर्स एज इट इज ऑफस्प्रिंग्स यानी कि अगली जनरेशन में पास ऑन होते हैं, और इसी प्रोसेस को हेरिडिटी कहा जाता है. राइट, आओ. So we have seen that the reproductive process give rise to the new individuals that are similar, है ना. तो reproductive process में एकदम नए इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं, but certainly different. We have discussed how some amount of variation is produced even during the asexual reproduction. भाई कुछ अमाउंट जो है इवन तुम्हारा asexual reproduction के दौरान भी प्रोड्यूस होता है. एंड द नंबर ऑफ द सक्सेसफुल वेरिएशंस, जो यहाँ पे बेटा नंबर आता है तुम्हारा सक्सेसफुल वेरिएशंस का, दिस इज व्हाट, दिस इज मैक्सिमाइज्ड. ये मैक्सिमाइज्ड हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यानी जो वेरिएशन आ रहा है, द डिग्री ऑफ चेंज ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स, जो थोड़ा बहुत चेंज आया है वो किसकी वजह से आया, वो रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन की वजह से आया. लेकिन हेरिडिटी से क्या हुआ है, हमने एज इट इज सारे के सारे कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए हैं. इसीलिए जो कि मैंने तुमको पहले भी बताया था भाई, मैंगो ट्री से मैंगो ट्री ही आएगा. ठीक है, मैंगो ट्री से एप्पल ट्री नहीं आएगा. जब उसके सीड्स को तुम ग्रो करोगे, मैंगो के सीड को, तो वहां पे तुमको एप्पल नहीं मिलेगा, मैंगो ही मिलेगा. ठीक है, सिमिलरली आपके ह्यूमन के बेबीज ह्यूमन जैसे होंगे, एलिफेंट के बेबीज एलिफेंट जैसे होंगे, है ना. गाय, बकरी, भैंस, चाहे कोई भी जानवर, प्लांट, कोई भी पेड़ पौधा, कुछ भी ले लो, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, सब में यही चीज होती है बेटा कि हमने क्या किया है, हमने अपने सारे के सारे कैरेक्टर्स को इनहेरिट किया है. किससे किया है जी, हमने किया है इनहेरिट पेरेंट्स से. कहाँ से किया, इनहेरिट पेरेंट्स से किया है. राइट, नाउ these are maximized. ये मैक्सिमाइज कैसे होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इफ वी ऑब्जर्व अ फील्ड ऑफ शुगर केन, वी फाइंड लिटिल वेरिएशंस among the individual plants, but in a number of the animals including human beings which reproduce sexually, quite distinct variations are visible. काफी मेरे को डिस्टिंक्ट वेरिएशंस देखने को नजर आती है among different individuals, और इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में बात की जाएगी. राइट, चलो जी. सो नेक्स्ट आता है एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, कि भाई किस तरह के वेरिएशन जो है एक्युमुलेट होते हैं धीरे धीरे इन योर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस. ठीक है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में किस तरह के आपके वेरिएशन जो होते हैं वो एक्युमुलेट होते हैं. Now, inheritance from the previous generation provides both a common basic body design and subtle changes in it. एक common basic design आपको inheritance में दिखता है. भाई जैसी बॉडी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वैसा ही पैटर्न तुमको नेक्स्ट उसकी जनरेशन में दिखता है. ठीक है, एग्जैक्ट बॉडी टाइप दिखता है इन द जनरेशन. नाउ थिंक अबाउट व्हाट विल हैपन इफ दिस जनरेशन इन इट्स टर्न रिप्रोड्यूसेस. अब बेटा जब वही सेम जनरेशन आगे रिप्रोड्यूस करेगी, सेम टाइप का ऑर्गेनिज्म मिलेगा, लेकिन थोड़े थोड़े वेरिएशन आने लगते हैं. अब जैसे कि मान लो ये इनिशियली पेरेंट था, इसने रिप्रोड्यूस किया, यहाँ पे इतना सा वेरिएशन आया, इतना सा आया, ओवरऑल बॉडी सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम है. फिर ये रिप्रोड्यूस किया, यहाँ पे कुछ चेंज आया, यहाँ पे कुछ चेंज आया, इसने रिप्रोड्यूस किया, यहाँ कुछ चेंज आया, यहाँ कुछ चेंज आया. तो ऐसा छोटा छोटा वेराइटी जो है हर बार क्रिएट होता चला जाता है. राइट, नाउ
So this figure represent the situation if a single individual reproduces, अगर कोई भी एक single individual reproduce करता है, as happens in asexual reproduction, if one bacterium divides, अगर एक bacteria divide करता है, अगर एक bacteria divide करता है, and then the resultant two bacteria divide again, और उसके बाद में further वो bacteria और divide करेंगे, तो क्या होगा, तो हमारे पास में सब में the four individual bacteria generated would be very similar. There would be only very minor differences between them generated due to the small inaccuracies in the DNA copying. बिल्कुल थोड़ी बहुत आपको जो है minor सी changes नजर आएंगे, otherwise वो बिल्कुल similar ही होते हैं. However, अगर sexual reproduction होता है तो थोड़ी सी diversity मेरी वहाँ थोड़ी नहीं काफी डाइवर्सिटी काफी बढ़ जाती है. इनफैक्ट asexual reproduction में तो मेरे पास पूरे के पूरे क्लोन्स फॉर्म होते हैं, एज इट इज रेप्लिका कॉपी होती है. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ मिक्सिंग ऑफ जीन्स, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी इज ग्रेटर, right? So do all these variations in a species have equal chance of surviving in the environment? Obviously not, depending, especially किस चीज पे डिपेंड करता है, depending on the nature of variations. Different individuals would, अलग अलग इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, would have what बच्चे, would have different kinds of advantages. सबकी अलग अलग तरह की advantages होंगी. बैक्टीरिया that can withstand heat, जो ऐसा बैक्टीरिया जो हीट को सर्वाइव कर सकता है, बेटर रहेगा हीट वेव के अंदर. एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स forms the basis for evolutionary processes, as these will be discussed in the later sections. जैसे कि आगे के sections में भी इसको डिस्कस किया जाएगा. ओके जी, फाइन. नाउ अब आ जाते हैं हेरिडिटी पे. सो ऑब्वियसली यार, हेरिडिटी में क्या है, द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का सबसे ज्यादा ऑब्वियस आउटकम जो होता है, दैट स्टिल रिमेन्स व्हाट, इट स्टिल रिमेन्स द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर डिजाइन. सिमिलर डिजाइन के जो जनरेशंस हैं उनका क्या होना, उनका आपका फॉर्मेशन होना. रूल्स ऑफ हेरिडिटी determine the process by which traits and characteristics are reliable inherited. हेरिडिटी के जो रूल्स होते हैं बच्चे, जो रूल्स होते हैं हेरिडिटी के, वो डिटरमिन करते हैं द प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या है, रिलायबल है. नाउ देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स की. कौन से ऐसे कैरेक्टर्स है जिसको हम एज इट इज इनहेरिट करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस. सो वी नो दैट एक चाइल्ड, जो एक बच्चा होता है, बियर्स ऑल द बेसिक फंक्शंस फीचर्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स. एक जो बच्चा है, इंसान का बच्चा है, वो इंसान के जैसे फीचर्स उसके पास होते हैं. एक मुंह होता है, दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, ठीक है, सारी चीजें सिमिलर होती है, एक इंसान जैसा ही वो नजर आता है, एक छोटा ह्यूमन नजर आता है बेसिकली, और क्यूट भी होते हैं ऑफ कोर्स. However, it does not exactly like its parents. लेकिन बिल्कुल तो अपने पेरेंट्स जैसा नहीं होता ना. So we have talked about this thing. ये सेम बातें बार बार रिपीट हो रही है एनसीईआरटी में. रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी यही बातें बोली जा रही थी और यहाँ पे भी सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है. ओके okay? क्या कह रहे हो, इनहेरिटेड मींस पेरेंट्स से लेते हैं, एंड एक्वायर्ड मींस, यस बिल्कुल, इनहेरिटेड का मतलब होता है ऐसे कैरेक्टर्स
जो डायरेक्टली बाय बर्थ हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, डायरेक्टली पेरेंट से हमको मिलते हैं, है ना, डायरेक्टली पेरेंट से हमको मिलते हैं, राइट। चलो जी। सो नाउ rules for the inheritance of traits, that is Mendel's contributions. रूल्स है ये बेटा इनहेरिटेंस के, ट्रेट्स के इनहेरिटेंस के, है ना, ये मेंडल के कंट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है। इट इज आल्सो फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेंडल ने इसमें क्या क्या बताया हमको कि किस तरह से इनहेरिटेंस होता है। सो मेंडल जी कौन, क्या नाम है, पूरा नाम बता सकता है कोई मेंडल का? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ मेंडल? एनीवन? So his full name is Gregor Mendel, Gregor Johann Mendel, ठीक है, his full name is Gregor Johann Mendel। क्या किया था मेंडल ने बेटा? मेंडल जी बेसिकली एक गांव से, रूरल एरिया से बिलोंग करते थे, राइट। और लेकिन वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, उनको शहर भेज दिया गया, उन्होंने पढ़ाई की, ठीक है, और पढ़ाई करके वो वापस उनको था कि मैं गांव में ही आके जो कुछ करूंगा मैं अपने घर पे ही रह के करूँ। पढ़ाई करके वापस आए, वापस आने के बाद में उन्होंने देखा उनके वहां पे बहुत सारे मटर उगते थे, उनके पास बहुत बड़े बड़े फील्ड्स थे, मटर बहुत उगता था, और उनका रिसर्च में हमेशा से इंटरेस्ट था। तो एक दिन ऐसे टहलते टहलते वो, उनका माइंड कैसा रहता था, हमेशा ऐसा साइंटिफिक वाला, रिसर्च वाला, हर चीज को क्वेश्चन फॉर्म के अंदर देखना, है ना। तो उन्होंने क्या देखा, मटर उनको दिखाई दी कि यार कहीं पे प्लांट्स जो है वो लंबे लंबे है, टॉल है, कहीं कहीं पे छोटे छोटे है, शॉर्ट है, ठीक है। कुछ कुछ उनको अजीब लगा कि भाई ऐसा कैसे, कहीं टॉल कहीं शॉर्ट, है ना, सेम से हाइट क्यों नहीं है, या मुझे कहीं पे कोई इंटरमीडिएट हाइट क्यों नहीं दिख रही, टॉल है शॉर्ट है, टॉल है शॉर्ट है, क्या चल रहा है। फिर उन्होंने देखा कि भाई जो सीड के कलर है, अंदर जो मटर के दाने हैं, या तो पीले हैं या हरे हैं, और कोई दूसरा रंग ही नहीं, या तो पीला या हरा, सिमिलर विद द पॉड कलर। और कहीं पे पॉड एकदम फूला हुआ, कहीं पे एकदम कॉन्स्ट्रिक्टेड ऐसे पिचका हुआ, ठीक है। तो ऐसे करते करते उन्होंने देखा कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, है ना, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उनको नजर आए, कहा, मटर के अंदर, मटर के पेड़ के अंदर। तो वहां से उनका रिसर्च के अंदर जो है चालू हुआ इंटरेस्ट। और बेटा ये मटर, जिसको हम पी कहते हैं, साइंटिफिक नाम क्या होता है, पाइसम सटाइवम। तो मटर में यानी पाइसम पी, यानी गार्डन पी कह सकते हैं इसको, गार्डन पीस को कहा जाता है। पाइसम सटाइवम के अंदर उन्होंने बहुत सारा जो है, पाइसम सटाइवम के अंदर उन्होंने देखा कि किस तरह से, है ना, पाइसम सटाइवम में उन्होंने किस तरह से अलग अलग कैरेक्टर्स आ रहे हैं। और बेटा उन्होंने बड़े सारे एक्सपेरिमेंट किए इनहेरिटेंस के लिए। उन्होंने इनहेरिटेंस कैसे की थी? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मेथड से। ये एक तरीका होता है जिसमें इंसान खुद अपनी मर्जी से किसी भी प्लांट की फर्टिलाइजेशन करा सकता है। तो वो कैसे कराते थे? एक प्लांट का मेल ले लिया, एक प्लांट का फीमेल ले लिया। अब पी कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं ना, उनके पास मेल फीमेल दोनों होता है। तो एक से स्टेमन ले लिया, एक के हमने पिस्टल ले ली, उस पे ऐसे डस्ट किया पॉलन ग्रेन्स को, उसको ऐसे ढक देते थे पेपर से, है ना, पेपर बैग से कवर कर दिया ताकि कोई दूसरा पॉलन ग्रेन ना आए, हमारा एक्सपेरिमेंट खराब ना हो। और फिर वहां पे धीरे धीरे जर्मिनेशन होती थी और आपको जो है एक नया प्लांट मिल जाता था, राइट। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। और बेटा 7 सालों तक, कितने, 7 इयर्स तक वो ये एक्सपेरिमेंट करते गए। कितने, 7 सालों तक वो ये एक्सपेरिमेंट्स करते गए। 7 इयर्स तक उनके ये एक्सपेरिमेंट्स चले। अब इन 7 सालों में बेटा, अब सोचो इतना समय उन्होंने दिया है, कितनी क्रेडिबिलिटी होगी ना उनके डेटा की। ऐसा तो नहीं किया उन्होंने एक दिन एक्सपेरिमेंट किया बैठ के और बोला कि ऐसे इनहेरिटेंस होता है, ये रेशो आता है, ऐसे ऐसा कुछ नहीं किया ना उन्होंने। उन्होंने सोचो कितने साल तक, और उनको यही सेम रिजल्ट्स मिले। 7 साल के अंदर उन्होंने सातों कैरेक्टर्स को लेके बहुत सारी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की, एक जीन को लेके, दो जीन को लेके, मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉसेस इनको कहते हैं, ठीक है। ये इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन इनका जो रिजल्ट आता था वो सेम ही आता था। तब जाके इन्होंने फाइनली हमको क्या दिए थे? रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तब जाके इन्होंने हमको दिए थे रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस।
इसीलिए इनकी बात को सच माना गया। समझ गए? चलो अब देखते हैं तो आ जाओ। So, क्या लिखा है? Rules of inheritance of such traits in the human beings are related to the fact that both the father and the mother contribute practically equal amounts of the genetic material to the child. So, obviously दोनों parents जो है आधा आधा अपना DNA देते हैं, तब जाके zygote बनता है और baby बनता है. Now, this means that each trait can be influenced by both paternal as well as maternal DNA. सिंपल सी चीज है भाई, कोई भी एक ट्रेट है, उस ट्रेट के अंदर आपके मदर का भी इन्फ्लुएंस रहेगा और फादर के डीएनए का भी रहेगा, तो दोनों मिलके कुछ क्यूमुलेटिव इफेक्ट शो करते हैं, तब जाके हमको व्हाट वी रियलाइज दैट देयर इज समथिंग being changed here. Now, thus for each trait there will be two versions. So for every trait बच्चा, हर trait के लिए हमारे पास में दो versions होते हैं. In each child, what will then the trait seen in the child be? और बेटा यहाँ पे जो trait होगा, what will be the trait? What will be the trait in the child here? Mendel worked out the main rules of such inheritance, and it is interesting to look at some of his experiments from more than a century ago. Now it is very important to hear it from more than a century ago. Now we know that everything is happening. Mendel ने हमको जितना सारी ये बातें बताई है, उससे हमारी inheritance की theory तो एकदम clear हो जाती है. हाँ, है ना? तो पी प्लांट का ये फायदा भी था कि उसका एक छोटा सा लाइफ स्पैन होता है, ठीक है, आपको जल्दी नेक्स्ट प्रोजेनी मिल जाती है, ऊपर से इजीली अवेलेबल होती है, ऊपर से 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन उसके अंदर होती है, जिससे हमारे ट्रू ब्रीडिंग लाइंस क्रिएट होती है. सेल्फ पॉलिनेशन मतलब बेटा ये ना ऐसे प्लांट है, नॉर्मली क्या होता है, जब तुम किसी प्लांट के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन करते हो ना बहुत लंबे समय तक, तो धीरे धीरे उनकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है. इसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी प्लांट्स डिप्रेस हो गए बार बार सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते करते. ठीक है, लेकिन हमारे जो गार्डन पी थे, पाइसम सटाइवम था, इसके अंदर इवन फॉर अ लॉन्ग टर्म आपने वहां पे बहुत ज्यादा क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन किया, लेकिन उसके बाद भी उनकी ट्रू लाइंस ही वहां पे उनको एकदम ट्रू पी प्लांट ही मिलता था, तो इसलिए भी इट वाज राइट. मैम एनसीईआरटी एक्टिविटी में डाउट है बायोलॉजी में, कहाँ पे बोलो, कहाँ पे डाउट है बताओ, कहाँ पे डाउट है बताओ जी. कल की क्लास में क्यों नहीं आए थे बेटा? इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कल कराए मैंने, पूरा फ्लावर समझाया था, है ना, और पूरा मैंने क्या कहते हैं, पूरा मैंने तुमको वो समझाया था, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इतने अच्छे तरीके से समझाया था जो तुमको एनसीईआरटी भी नहीं समझा पाएगी. क्यों नहीं आए थे भाई कल? रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर जरूर देख लेना, ठीक है? ओके, रिकॉर्डेड फॉर्म में जरूर देख लेना बच्चा. क्या डाउट है बोलो. लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, हाँ बोलो कहाँ पे, कौन सी एक्टिविटी? आई विल ओपन द पीडीएफ फॉर यू. सो गए थे? अच्छा बताओ कहाँ पे डाउट है, बोलो. एक्टिविटी 5.4 एंड 5.5. अच्छा ओके. लाइफ प्रोसेस ही बोला है ना तुमने? हाँ, 5.4 एंड 5.5.
यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है? देखो ये रेस्पिरेशन का एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है रेस्पिरेशन का, राइट। यू हैव टू टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। तुम यहाँ पे लाइम वाटर लेते हो फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर। अब तुम इसके अंदर एयर ब्लो करोगे। बेटा एयर कैसे ब्लो कर सकते हो? फूक मारनी है तुमको, तुमने स्ट्रॉ ली और तुमने फूक मार दी, ठीक है, स्ट्रॉ ली और फूक मार दी। तो फूक मारने पे क्या हुआ, मेरा यहाँ पे ये मिल्की हो जाता है। मिल्की इन द सेंस लाइम वाटर इनिशियली क्लियर होता है, क्लियर ट्रांसपेरेंट, लेकिन जब तुमने फूक मारी तो वो कैसा हो गया, एकदम व्हाइटिश कलर, जैसे मिल्क का कलर होता है ना, व्हाइट व्हाइट, वैसा वैसा कलर हो जाता है। सो ये क्यों हुआ? क्योंकि बेटा जब हमने इसके अंदर फूक मारी तो हमारी बॉडी बाहर क्या निकालती है? जब हम फूक मारते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन थोड़ी निकाल रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं ना। हमारी बॉडी कौन सी गैस को एक्सक्रीट आउट करती है, चाहे नाक से करो चाहे मुंह से करो, निकलेगा तो CO2, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से क्या पता चला? देखो CO2 जब भी लाइम वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो मिल्की कलर देता है, ठीक है, मिल्की टर्न हो जाता है। तो इससे हमको पता चलता है कि that during the respiration we are releasing the CO2, right? Ab now use a syringe or a pichkari to pass air through some fresh lime water taken in another test tube. Now note how long it takes for this lime water to turn milky. What does this tell us about the amount of carbon dioxide in the air that we breathe out? So देखो जब हम एक पिचकारी लेके हवा मार रहे हैं ना, तब ये हवा कहाँ की, एटमॉस्फेयर की दे रहा है, राइट। बट एटमॉस्फेयर में आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है कंपैरेटिवली और दूसरी गैसेस से काफी कम होता है, तो ये मिल्की होगा लेकिन बहुत धीरे धीरे होगा। लेकिन जब हमने डायरेक्ट फूंक मारी तो पूरा CO2 गया है। तो इसका मतलब रेस्पिरेशन के दौरान हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा अमाउंट में CO2 रिलीज होता है, समझिए। बस ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। अब दूसरा वाला देखो। टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सोल्यूशन, और उसके अंदर आपको ईस्ट को ऐड करना है इस मिक्सचर को लेके। टेस्ट ट्यूब फिटेड विद अ वन होल्ड कॉक। Now fit the cork with a bent glass tube. Dip the free end of the glass tube in a test tube containing freshly prepared lime water. Similar सा है ये भी। देखो हमने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने डाला जूस, ठीक है, जूस या कोई भी शुगर। बेसिकली मेरे को शुगर चाहिए। क्यों चाहिए शुगर? क्योंकि आपकी जो शुगर होती है ना, उसके ऊपर ये जो ईस्ट है, ये ईस्ट नामक फंजाई, ये ईस्ट नाम की फंजाई बेटा, इसके शुगर्स पे क्या करती है? मान लो कि वहां पे आपके पास ग्लूकोज है या कोई भी शुगर है बेटा, इसका ब्रेक डाउन करके हमको यहाँ से देती है। एक तो मुझे मिलता है इथेनॉल, दैट इज अल्कोहल, प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ना जो ये इथेनॉल और CO2 प्रोडक्ट्स है, ठीक है, ये फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स होते हैं। ईस्ट यहाँ पे क्या कर रहा है? फर्मेंटेशन करता है। अब इन्होंने बोला कि यहाँ से एक ट्यूब लगा दो और ट्यूब को बेंड करके एक दूसरी ट्यूब के साथ कनेक्ट कर दो, और इस ट्यूब के अंदर आप डाल दो फ्रेश लाइम। बेटा एक बात बताओ, और यहां से इसको कवर कर दो कॉक से। ये बोला इन्होंने करने के लिए, सिंपल सी चीज। देखो बेटा जब यहाँ पे ईस्ट ने फर्मेंटेशन किया तो ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर उठेगी? ऊपर कौन सी चीज उठती है? गैस उठती है, सिंपल सी चीज है। इथेनॉल तो उड़ के जाएगा नहीं ऊपर, है ना, गैस ही जाएगी ट्यूब में से। गैस कौन सी? CO2 जा रही है, यानी इसमें से CO2 ट्रैवल करते करते इस लाइम वाटर में जाएगी और ये भी बाद में मिल्की हो जाएगा। इसका मतलब फर्मेंटेशन के अंदर भी CO2 प्रोड्यूस होता है। सो चेंज इन द लाइम वाटर क्यों हुआ है? क्योंकि प्रोडक्ट्स होता है, फर्मेंटेशन का ये प्रोडक्ट होता है CO2। इसमें आपका एक इथेनॉल बनता है, CO2 बनता है, और थोड़ी बहुत एनर्जी भी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, हो गया, डन ना? हटा दूं अब? आई गेस आपका डाउट क्लियर हो गया। चलो अब इस पे आ जाते हैं, बहुत लंबा चैप्टर है, एक बार फटाफट से इसको देखते हैं।
ये मैं तुमको बता चुकी हूँ, मेंडल की एजुकेशन ऐसे ऐसे हुई थी. फेलियर इन द एग्जामिनेशन फॉर अ टीचिंग सर्टिफिकेट डिड नॉट सप्रेस हिज zeal फॉर साइंटिफिक क्वेस्ट. ही वेंट बैक टू हिज मोनेस्ट्री. वापस अपनी मोनेस्ट्री में चले गए थे. वहां पे उन्होंने अपने, मैंने बोला ना, खेत थे उनके पास, उन्होंने वहां पे मटर उगाई. मेनी अदर्स हैड स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स एंड पीस एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, बट मेंडल ब्लेंडेड हिज नॉलेज ऑफ साइंस. मेंडल का सबसे ज्यादा क्या बोलबाला था कि मेंडल ने बेटा साइंस के साथ साथ मैथमेटिक्स का भी यूज किया था, रेशोज निकाल के बताए थे. ठीक है, और हमको क्या दिया, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. सो सबसे पहले उनका जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या किया, एक टॉल प्लांट लिया, एक शॉर्ट प्लांट लिया, दोनों को क्रॉस किया. हमारे पास सारे टॉल प्लांट्स आ गए. वो सोच रहे थे कुछ ऐसे प्लांट्स आएंगे जिनकी इंटरमीडिएट हाइट होगी, लेकिन सारे के सारे कैसे आ गए, टॉल प्लांट्स आ गए. अब अब अगेन बेटा, ये जो टॉल प्लांट्स यहाँ पे हमारे पहली वाली जनरेशन, जिसको हम फिलियल वन यानी F1 जनरेशन कहते हैं, इनकी आपस में क्रॉसिंग कराई तो मेरे पास में क्या आया, टू हिज सरप्राइज शॉर्ट वाला प्लांट दोबारा आ गया. लेकिन रेशो कैसी आई, टॉल और शॉर्ट की रेशो कुछ ऐसी आई थी कि अगर 4 पौधे थे पी के, तो 4 में से 3 टॉल आए थे और एक शॉर्ट यानी डॉफ आया था. ओके. अब मेंडल ने क्या बताया इन हिज एक्सप्लेनेशन, मेरे पास में ये जो दोनों प्लांट्स है, व्हाइल ओनली स्मॉल टी इज द शॉर्ट प्लांट. देखो होता क्या है ना, होता क्या है, मेंडल ने बोला कि यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं ना, इनके कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल जैसे लेंथ है, लेंथ ऑफ द प्लांट है, जो कि कैसी हो सकती है, टॉल भी हो सकती है, ड्वार्फ भी हो सकती है. ठीक है, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं या ये जो ट्रेट्स होते हैं बेटा, इनको कंट्रोल कौन करता है, इनको कंट्रोल करता है कौन, कंट्रोल कौन करता है, द जीन्स. और उन्होंने बोला, उनको नहीं पता था जीन्स, उन्होंने फैक्टर टर्म यूज किया था इनके लिए. ठीक है, उस समय पे उनको नहीं पता था जीन्स क्या होता, उन्होंने बोला कुछ फैक्टर होते हैं. और उन्होंने बोला कि 2 होते हैं ये फैक्टर, यानी एक जीन के अंदर 2 अलील होते हैं. ठीक है, 2 अलील होते हैं, एक जीन के अंदर 2 अलील होते हैं बेटा. और ये अलील सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. ठीक है, तो सेम की मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, सेम में या तो ये होगा, हम पता है क्या करते हैं, हम यूज करते हैं इसी का, जैसे मेरे पास टॉल है तो टॉल के लिए कैपिटल टी. लेकिन आप तुम बोलोगे कि मैम डॉफ के लिए हम डी क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि इतने सारे लेटर्स हो जाते ना तो कंफ्यूजन हो जाती, तो इसलिए हम जो रिसेसिव वाला जो यहाँ पे कैरेक्टर होता है उसको शॉर्ट वाले उससे मतलब आपका स्मॉल केस से रिप्रेजेंट करते हैं. तो देखो, अगर ये अलील सेम है तो वी विल बी यूजिंग आइदर कैपिटल टी और स्मॉल टी. और डिफरेंट में मेरे पास क्या ऑप्शन है, डिफरेंट में मेरे पास ये ऑप्शन है. ठीक है, जो सेम होते हैं बेटा इनको बोलते हैं होमोजाइगस, यानी ऐसा जाइगोट जिसके पास में दोनों सेम अलील है. और ये मेरे पास में क्या है, हेट्रोजाइगोट, जिसके पास में दोनों अलग अलग अलील्स हैं. ठीक है बेटा, तो अब मेरे पास में जब इसके कैरेक्टर, जब इसका फिनोटाइप देखा गया, इसको बोलते हैं जीनोटाइप, कि जेनेटिक कॉम्पोजिशन क्या है. जब इसका फिनोटाइप यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखा गया कि दिखने में कैसे हैं, तो बेटा ये जो कैपिटल टी वाले थे, ये मेरा टॉल प्लांट होता है, ये मेरा ड्वार्फ प्लांट होता है, और ये मेरा इंटरमीडिएट हाइट का है ना, इंटरमीडिएट का है. नो ये भी क्या है, ये भी टॉल है. यही तो कहानी हुई, मेंडल को लगा कि ये वाला इंटरमीडिएट हाइट का आना चाहिए, बट मेंडल सरप्राइज ये भी टॉल आ रहा था. तब मेंडल को समझ में आया कि जब इस तरह की हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है और मेरे पास दोनों ही अलग अलग अलील्स होते हैं, तब उसमें से एक मेरा हमेशा डोमिनेंट रहेगा जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, और दूसरा हमेशा रिसेसिव रहेगा जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा. और उन्होंने ये भी बताया कि जो ये रिसेसिव वाला होता है ना, जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होता है तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा,
अदरवाइज डोमिनेंट वाला इसको कभी भी एक्सप्रेस करने नहीं देता। क्लियर? ये बात समझ में आ गई, डोमिनेंट और रिसेसिव। नाउ what happens when the P plant showing two different characters rather just one are bred? अब बात हो रही है कि अगर दो कैरेक्टर्स है ना, अगर दो कैरेक्टर्स को लिया जाए, नॉट जस्ट वन बट टू कैरेक्टर्स, तो P plant showing two different characters rather than just one are bred. What do the progeny of the tall plant with the round seeds and a short plant with the wrinkled seeds look like? They are all tall and have round seeds. Tallness and round seeds are thus the dominant traits. अब इसमें क्या हुआ? हाँ जी बेटा, what are you messaging in between the class? ये सारे टर्म्स के मीनिंग जानने हैं। चलो कोई बात नहीं, बताती हूँ। नहीं आता तुमको? कोई नहीं, भागते नहीं है, पहले तुमको बता देती हूँ मैं। देखो बेटा, मेरे पास में जब भी कोई सेल होता है ना, उस मैं तुमको बिल्कुल बेसिक से बात समझा रही हूँ, ध्यान से सुनते जाना। एक सेल है, सेल के अंदर मेरे पास में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है मेरा डीएनए। ठीक है? अब ये डीएनए ऐसे फैले हुए नहीं रह सकते। इन डीएनए को हमेशा एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट होना होता है, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे ह्यूमन बींग्स के डीएनए की बात करूं, तो ह्यूमन बींग्स का डीएनए 2.5 मीटर का होता है, 2.25 मीटर का, 2.2 मीटर। इतना लंबा डीएनए सोचो, इतने छोटे छोटे सेल के अंदर उसका डीएनए पैक्ड है, तो इसीलिए पैकिंग की जरूरत होती है। अब ये पैकिंग यहाँ पे किस फॉर्म में होती है बेटा? ये जो तुम्हारा डीएनए होता है, ये इस तरह से क्रोमोसोम्स की फॉर्म में पैक्ड होता है ना, इस तरह से क्रोमोसोम्स की फॉर्म में पैक्ड होता है। अगर मैं ह्यूमंस की बात करती हूँ, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर मेरे पास में टोटल 46 इस तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट? तो तुम ऐसे समझो कि मेरे पास, आपको पता है ना डीएनए कैसा होता है, इस तरह से हेलिकली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। डीएनए इस तरह से हेलिकली कॉइल्ड होता है, और ऐसा 2.25 मीटर की एक लंबी सी चेन मेरे पास डीएनए की होती है। अब ये धागे जैसा स्ट्रक्चर इस तरह से अपने आप को पैक करता है, ऐसे 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 ऐसे, और एक्स शेप के स्ट्रक्चर्स बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है? क्या बना लेता है? क्रोमोसोम बना लेता है। तो ऐसे मेरे पास कितने, मैंने बताया 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट? अब यहाँ पे इस डीएनए के अंदर, डीएनए का काम क्या है? इट इज कैरिंग द कैरेक्टर्स ऑफ आवर बॉडी। डीएनए क्या करता है भाई? डीएनए के अंदर अलग अलग प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशन है, कि मान लो अगर मैं इतने से सेगमेंट की बात करती हूँ डीएनए का, ये जो सेगमेंट है, ठीक है, इसमें इतने सेगमेंट में मेरे पास इंफॉर्मेशन है मेरी बॉडी की हाइट की। क्या है? इंफॉर्मेशन, मेरी बॉडी की हाइट की इंफॉर्मेशन है बेटा, है ना? तो कोई भी कैरेक्टर हो, चाहे मेरी बॉडी का हाइट हो, चाहे मेरी बॉडी, मेरा स्किन कलर हो, चाहे मेरा हेयर का टेक्सचर हो, या मेरी बॉडी में कोई प्रोटीन हो, कोई हार्मोन हो, हर किसी की इंफॉर्मेशन डीएनए में छोटे छोटे सेगमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है? इतनी बात समझ में आई? और यही एक जो सेगमेंट है, देखना बेटा, यहाँ डेफिनेशन लिख रही हूं, दिस सेगमेंट ऑफ डीएनए, a segment of DNA carrying the information of any character is known as gene. उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम जीन कहते हैं।
तो डीएनए का छोटे छोटे जो सेगमेंट्स होते हैं जिसमें वो किसी भी इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है वो क्या होती है, जीन होती है, राइट। अब हमारे पास में हर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है ना कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा, इनके पेयर्स होते हैं, हमेशा ये पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो मान लो अगर जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस के पास में 46 टोटल क्रोमोसोम है, तो टोटल पेयर्स कितने हो जाएंगे बेटा, पेयर कितने हो गए, 23 हो गए, 23 पेयर, पेयर की फॉर्म में 23 होते हैं, यस और नो। तो बेटा ऐसे ना इसके पास में इस तरह के क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं, ठीक है। ये दोनों ही क्रोमोसोम 1 1 होगा, ये दोनों ही क्रोमोसोम 2 2 होगा, ये 3 3 होगा, एंड सो ऑन टिल योर 22 22। मैंने 22 तक क्यों बनाया, 23 तक क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हमारे पास में दो क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम्स के होते हैं और ये आपके मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। तो बेटा ये आपका या तो एक्स एक्स हो सकता है या एक्स वाई हो सकता है, ठीक है, या तो ये एक्स एक्स होगा या ये एक्स वाई होगा। बट पेयर्स टोटल कितने हो गए, 1 से लेके 22 और एक पेयर और टोटल 23 पेयर, समझे। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा ही होता है। अगर किसी का टोटल क्रोमोसोम कितना है, अगर किसी का टोटल क्रोमोसोम मान लो 12 है, तो उसके पास कितने पेयर्स होंगे, 6 पेयर होने वाले हैं, 6 पेयर होंगे। अब पेयरिंग से यहाँ क्या आप समझते हैं बेटा, जो ये एक पेयर है, मान लो मैं अगर एक पेयर की बात करती हूँ, इनके सारे के सारे जो जीन्स हैं वो सेम होने वाले हैं। इस पे जो भी कैरेक्टर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, सेम कैरेक्टर्स इसके पास भी होंगे। अब इसको मैं यहाँ बताती हूँ, इनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमो मीन्स सेम, सेम क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा, इनके पास में सिमिलर इंफॉर्मेशन होती है। मान लो कि अगर यहाँ पे इस क्रोमोसोम के इस वाले सेगमेंट पे, इस वाली पोजीशन पे हर जीन की जो पोजीशन होती है उसको हम लोसाई कहते हैं। क्या बोलते हैं, लोसाई, यानी द पोजीशन ऑफ योर जीन। तो बेटा सेम जगह, सेम लोसाई पे, सेम पोजीशन पे मेरा यहाँ पर भी सेम ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने वाला जीन होगा। मान लो कि यहाँ पे इट इज एक्सप्रेसिंग फॉर द हाइट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है, हाइट को, तो ये भी हाइट को ही एक्सप्रेस करेगा, ये भी हाइट को ही एक्सप्रेस करेगा। बट यहाँ पे जो हाइट है, हो सकता है कि टॉल यहाँ पे हाइट हो सकता है कि शॉर्ट हाइट के लिए हो सकता है ना, ठीक है, क्योंकि हाइट तो भाई छोटी लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि दोनों शॉर्ट के लिए हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों टॉल के लिए ही हो, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ शॉर्ट हो और यहाँ टॉल हो, भाई कुछ भी हो सकता है। सो यानी कि कैरेक्टर सेम रहेगा। अब आप समझो कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर कैरेक्टर सेम है, ठीक है, मतलब एक जो जीन होता है, जीन के अंदर कैरेक्टर सेम है, कैरेक्टर से यहाँ मतलब है हाइट, ठीक है। लेकिन जो मेरे पास यहाँ पे आपका ट्रेट है, दो टर्म्स होती है, एक कैरेक्टर होता है और एक ट्रेट होती है। ट्रेट यहाँ क्या मतलब है, ट्रेट मेरा क्या होगा बेटा, यहाँ डिफरेंट, ट्रेट मेरे डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो ट्रेट से मतलब है कि ईदर इट कैन बी टॉल और इट कैन बी शॉर्ट, ठीक है, ये डिफरेंस होता है कैरेक्टर और ट्रेट के अंदर, राइट। और ट्रेट को कौन एक्सप्रेस करता है, अलील,
ट्रेट को कौन एक्सप्रेस कर रहा है? अलील। तो बेटा ये दोनों, अगर मैं एक होमोलोगस क्रोमोसोम पे बात करूंगी तो आई विल से इट इज अ जीन। जब भी एक सेल के अंदर आपके पास में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो पूरा का पूरा पेयर ही होता है ना बेटा, है ना। एंड इवन जब आपका जाइगोट बन जाता है, एक मदर से गैमीट आएगा, एक फादर से गैमीट आएगा, दोनों से गैमीट आते हैं, आपके पास बनता है जाइगोट। बेटा यहां से 23 आए, यहां से 23 आए, तो टोटल यहाँ पे अगेन 46 ही क्रोमोसोम्स आएंगे। यस और नो? 46 आएंगे ना। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास में 23 पेयर्स होने वाले हैं। ठीक है, अब इनके सब के अंदर मेरे पास में एक 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 जीन होने वाला है, जिनके अलग अलग अलील्स हो सकते हैं। तो इसीलिए बेटा इस जाइगोट के अंदर मेरे पास में ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सेम अलील्स हो। अब इस जाइगोट के पास में अगर सेम अलील होता है तो मैं उसको क्या कहती हूँ? होमोजाइगस। अगर मेरे पास में डिफरेंट अलील होते हैं तो मैं उसको कहती हूँ हेट्रोजाइगस। पहले बोलो इतनी बात समझ में आई है बेटा? हैव यू अंडरस्टूड दिस? समझ में आई ये बातें? अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी। बोलो बेटा, आपको ये सारी बात समझ में आई? यस और नो? देखो मैंने सारा चैप्टर छोड़ के आपको पहले मैं समझाने लग गई हूँ, तो प्लीज कृपया करके मुझे यहाँ पे एक्नॉलेज करते जाइए, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट। यस, आया समझ में बेटा? बोलो, आ गया? ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आगे की कहानी सुनते हैं। सो नाउ व्हाट एल्स? देखो आपके पास में मैंने बोला कि ये जाइगोट है और इसके अंदर मेरे पास में क्या है? एक क्रोमोसोम का पेयर है। ठीक है बेटा। नाउ सिंस मेंडल ने, मान लो मेंडल ने क्या किया था, एक ट्रेट, एक कैरेक्टर लिया था ना, वन कैरेक्टर जब लिया तो उसमें दो ट्रेट्स थे। वन कैरेक्टर यानी टू ट्रेट्स, राइट? दो ट्रेट्स थे। ओके, सो इसके लिए मेरे पास में एक कैरेक्टर मतलब एक जीन इन्वॉल्व होगा और टू अलील्स इन्वॉल्व होंगे। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, राइट? अब बेटा जी मान लो आई एम इंटरेस्टेड इन द जीन हाइट, मेरे को इंटरेस्ट था हाइट में बेटा। आई एम टॉकिंग अबाउट द हाइट। ये वाला जीन किसका है? हाइट का है। दोनों के पास हाइट का है, बट अलील दोनों के अलग अलग है। सिंस ये एक जाइगोट के अंदर है, अब देखो अलील्स यहाँ पे जब मेंडल ने ऑब्जर्व किया तो अलील्स कैसे देखे गए? कभी कभी वो कैसे थे? सेम थे, कभी कभी वो कैसे थे? डिफरेंट थे। तो देखो हम पहली बात तो इसकी एनोटेशन कैसे करते हैं। जैसे मैंने हाइट लिया है तो हाइट में मेरे पास टॉल क्या होता है? टॉल कैरेक्टर मेरे को F1 जनरेशन में, पहली वाली जनरेशन में दिखाई दे रहा है, यानी कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। कैसा है? डोमिनेंट कैरेक्टर। तो इसीलिए मैं इसको एक्सप्रेस भी किससे करूंगी? कैपिटल लेटर T से। वेयर एज मेरे पास अगर शॉर्ट होती है तो शॉर्ट क्या है? रिसेसिव होता है, यानी ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो इसीलिए मैं इसका शॉर्ट लेटर यूज करूंगी, इसका छोटा मतलब इसका जो है लोअर केस यूज करूंगी, राइट? अब बेटा जब ये सेम होते हैं तो या तो ये कंडीशन हो सकती है या ये कंडीशन हो सकती है, लेकिन जब डिफरेंट होते हैं दोनों अलील्स तो एक ये होगा और एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा। तो मेंडल ने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी ये इस तरह की कंडीशन में अकर होते हैं जहां पे दोनों अलील्स डिफरेंट हैं, अगर दोनों अलील्स डिफरेंट होते हैं तो हमेशा कैपिटल टी ही खुद को एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या?
डोमिनेंट, इसको बोला जाता है डोमिनेंट अलील। ये क्या हुआ? डोमिनेंट अलील। समझ में आया? वेयर एज ये दूसरा वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है ना, डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ। तो ये क्या हुआ मेरे पास में? रिसेसिव अलील। जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा वो रिसेसिव अलील है, राइट? अब मैं तुमको बताती हूँ जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होते हैं। देखो, व्हाट इज अ जीनोटाइप एंड अ फिनोटाइप। जीनोटाइप का सिंपल सा मतलब है जेनेटिक कॉम्पोजिशन, कि आपका जीन्स वहां पे क्या है ना। फिनोटाइप क्या होता है? आउटर कैरेक्टरिस्टिक, कि दिखने में वो बाहर से कैसा है, आउटर विजिबल कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जीनोटाइप किसका लिया? आपके हाइट का लिया है। अगेन सेम ही एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। क्या है, ठीक है बेटा, हाइट के मेरे पास में क्या क्या जीनोटाइप्स हो सकते हैं? या तो कैपिटल टी, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर स्मॉल टी स्मॉल टी। देखो, जब ये दोनों ही, जब हमेशा दोनों सेम होते हैं तो आपका जो फिनोटाइप आता है यानी आउटर कैरेक्टर आता है वो कैसा आएगा? टॉल आएगा। ठीक है, सिमिलरली दोनों सेम है और स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट करता है? ड्वार्फ को। तो ये भी क्या नजर आएगा? प्लांट ड्वार्फ नजर आएगा। ये दोनों अलग है तो इसलिए यहाँ पे मेंडल ने क्या बोला कि एक अपने आप को एक्सप्रेस करता है दूसरा नहीं करता, और हेंस ऐसा प्लांट भी मेरा क्या नजर आता है बेटा? टॉल नजर आता है। ठीक है, ऐसा प्लांट भी मेरा क्या नजर आता है? टॉल नजर आता है। तो हेंस ये होते हैं मेरे जीनोटाइप्स और ये होते हैं मेरे फिनोटाइप्स। दोनों अलग अलग हार्मोन होते हैं बेटा, ईस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों अलग अलग हार्मोन होते हैं। ईस्ट्रोजेन आपका मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे रिलीज होता है और प्रोजेस्टेरॉन केवल प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होता है। ठीक है, हो गया? ये समझ में आया ना? चलो, कमिंग बैक टू द स्लाइड, कमिंग बैक टू द चैप्टर। तो देखो बेटा, जब हमने दो कैरेक्टर्स को लिया ना तो कैसा आता है? जैसे मान लो कि मैंने आपके पास में यहाँ कैरेक्टर कैसे लिया, चलो इसको भी मैं बताती हूँ। तो जब मैंने टू कैरेक्टर्स लिए क्या क्या टू कैरेक्टर्स लिए? एक लिया मैंने सीड का कलर और एक मैंने लिया सीड का शेप। ठीक है, सीड के कलर में मेरे पास में दो ट्रेट्स होते हैं, येलो जो कि डोमिनेंट होता है और इसीलिए इसको मैं एक्सप्रेस करती हूँ कैपिटल वाई से, और मेरे पास सीड का कलर ग्रीन होता है जो कि रिसेसिव होता है एंड हेंस इसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ स्मॉल वाई से। ठीक है, सीड का शेप राउंड होता है, इसको मैं रिप्रेजेंट, ये होता है डोमिनेंट एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। देन वी हैव रिंकल्ड जो कि है मेरा रिसेसिव और इसीलिए इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी स्मॉल आर से। ठीक है, चलो अब देखो, मैंने यहाँ पे पहले पेरेंट्स लिए क्या? राउंड, येलो और राउंड। क्या लिए? येलो और राउंड, यानी दोनों ही कंडीशन डोमिनेंट है, येलो राउंड। इधर मैंने लिया ग्रीन और रिंकल्ड, रिसेसिव पेरेंट लिया मैंने ग्रीन और रिंकल्ड। ठीक है, जब इनको क्रॉस किया तो बेटा मेरी F1 जनरेशन क्या आई? ये आई, दैट मीन्स इट इज
येलो एंड राउंड ओनली, बट कैसी वाली है बेटा? हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, डोमिनेंट में नहीं है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये मेरी क्या है? येलो और राउंड है। ठीक है, अलील का डेफिनेशन ये होता है, इट इज द ऑल्टरनेटिंग फॉर्म्स ऑफ जीन, जीन की अलग अलग ऑल्टरेटिंग फॉर्म्स, डिफरेंट वेराइटी, उसी को अलील कहा जाता है। अलील इज अ जीन ओनली बेटा, बट इट इज डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, है ना, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सो दीज आर ऑल्टरनेटिंग फॉर्म्स ऑफ जीन, सिंपल, एक आपकी लाइन में इसका जवाब है। अब देखो बेटा, इसके गैमीट्स मेरे पास कैसे कैसे आ सकते हैं? कैपिटल वाई कैपिटल आर हो सकता है, कैपिटल वाई स्मॉल आर हो सकता है, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। इस तरह के मेरे पास यहाँ पे क्या हो सकते हैं? गैमीट्स हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम एक पुनेट स्क्वायर बनाते हैं जिसके अंदर हम ये सारी क्रॉसिंग करेंगे एंड देन वी विल टेक आउट द रेशो हियर। ओके, सो लेट्स डू द पुनेट स्क्वायर। सबसे पहले हम ऊपर अपने गैमीट्स को रख देंगे। बिंगो खेलते हो ना, जैसे बिंगो, वैसा ही बनाना होता है ये। डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाने को आ सकता है, सो प्लीज मेक श्योर यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग हियर। ओके, ये एक मेल और फीमेल के बीच में क्रॉस चल रहा है। चलो, मैंने यहाँ पे अपने पहले गैमीट्स लिख दिए, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। सिमिलरली यहाँ पे भी ठीक है। नाउ लेट्स डू द क्रॉसिंग हियर, एक बार फटाफट से क्रॉसिंग करते हैं। सो पहले डब्बे में ये और ये को क्रॉस करके लिखूंगी, ये तो आता होगा ना सबको। दूसरे डब्बे में ये और ये, तीसरे डब्बे में दिस एंड दिस। ये आता है कि नहीं आता? दिस एंड दिस, ध्यान से देखते जाओ कैसे फिल कर रही हूं मैं। नेक्स्ट दिस बॉक्स बेटा, इसमें दिस, ये मेरी रो हो गई, ये मेरा सॉरी ये मेरी रो हो गई, ये मेरा कॉलम हो गया। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, दिस कॉलम एंड दिस रो, नाउ दो तीन चीजें बता देती हूँ, अगर तुमको ये आइडेंटिफाई नहीं करना आता तो कैसे कर सकते हो। देखो, अगर ये कहीं पे भी तुमको दिख रहा होगा, इसका मतलब सीड मेरा राउंड है। ये दिख रहा होगा, इसका मतलब भी सीड राउंड है। जहां ये दिखेगा, इसका मतलब सीड रिंकल्ड है। ठीक है, अब आ जाते हैं कलर पे। ये मेरा येलो होगा, ये भी मेरा येलो होगा, और जहां पे मुझे ये दिखेगा ये मेरा ग्रीन होगा। ठीक है, नाउ अब देखो कौन सा क्या है, पहले ये बताते जाओ। मेरे पास में येलो राउंड वाले कितने हैं, कैलकुलेट करो। येलो राउंड कौन कौन से होंगे? ये येलो राउंड होगा,
दिस इज येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, है ना, और येलो राउंड, येलो राउंड। कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं येलो के साथ रिंकल्ड कितने हैं। येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड, कितने हो गए? 3। ठीक है, आप देखो ग्रीन राउंड कितने हैं? ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड, कितने हो गए? 3। ठीक है, लास्ट मेरे पास बच गया ग्रीन wrinkled. How many are there green wrinkled? Only 1. And hence इसका जो रेशो आता है वो क्या आता है? 9:3:3:3:1 का रेशो। क्या रेशो होता है? 9:3:3:1 का रेशो रहता है। ये कैसा रेशो है बेटा? इट इज द जीनोटिपिक रेशो, यानी ये इसके जीनोटाइप्स हैं। ठीक है, क्या है इसके? जीनोटाइप्स हैं। अंडरस्टूड? ओके, यहाँ पे सबसे ज्यादा ये क्रॉसेस ही इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इनमें से ही आते हैं। अगर तुमको ये सब आता है तो सॉर्टेड है जिंदगी। ओके, चलो, ऑल राइट, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन पे। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सेक्स डिटर्मिनेशन में बेसिकली कुछ नहीं होता। इसमें तुम्हारे पास में, तुम हमेशा से जानते हो सेक्स डिटर्मिनेशन बेटा, व्हाट इज हैपनिंग। मैंने अभी तुमको समझाया कि टोटल क्रोमोसोम्स हमारे पास में 46 होते हैं। ठीक है, किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 होते हैं, जिसमें से तुम्हारे पास में 22 पेयर्स सेम होते हैं दोनों जगह। इनको हम ऑटोजोम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोजोम्स। ठीक है, ये सेम रहेंगे, बाकी दो मेरे पास डिफरेंट होते हैं, जिनको मैं सेक्स क्रोमोसोम कहती हूँ, या एक और टर्म भी यूज होती है एलोसोम, पर छोड़ो, मैं इतना नहीं बता रही डिटेल में तुमको। तो ये मेरे क्या है? सेक्स क्रोमोसोम इन द मेल एंड फीमेल, राइट। अब यही सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं आगे चल के गैमीट में पास ऑन होते हैं और डिटरमिन करते हैं कि फ्यूचर बेबी का सेक्स क्या होगा। बेटा देखो, जो मदर होती है इसके पास, फीमेल्स के पास हमेशा एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, और फादर के पास हमेशा एक्स वाई होता है। ठीक है, यानी जब इससे गैमीट बनेंगे, एग बनेंगे, यहाँ से एग जो बनेंगे, इसके पास हमेशा ही एक्स ही होगा, चाहे कैसा भी एग हो, इसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन फादर के अंदर इट कैन बी अ एक्स स्पर्म, इट कैन बी अ वाई स्पर्म। 50% चांस है एक्स के, 50% चांस है वाई स्पर्म बनने के। ओके, आधे गैमीट्स के पास एक्स जाता है, आधे के पास वाई जाता है। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, चांसेस आर देयर कि ये इससे मीट कर जाए, चांसेस आर देयर कि ये इससे मीट कर जाए। दोनों ही केसेस में गर्ल बनेगी, बट जब ये वाई क्रोमोसोम इसके साथ मीट करता है तो एक्स वाई, सिमिलरली अगर ये इसके साथ भी मीट करता है तो भी एक्स वाई। तो दोनों ही केसेस में मेरा बॉय बनने वाला है, और इस वाले केस में दोनों ही केसेस में मेरी गर्ल बनने वाली है। तो सिंपल सी एक चीज हमको क्या समझ में आई कि मदर के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, शी हैज टू प्रोड्यूस एन एग एंड दैट इज ऑलवेज एग्स, एक्स होता है हमेशा। लेकिन फादर के स्पर्म डिसाइड करते हैं, अगर एक्स वाला मीट करेगा तो डॉटर होगी, अगर वाई वाला मीट करेगा तो बेबी बॉय होगा। सो यानी बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो फादर डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द बेबी, बट एवरीबडी ब्लेम्स द मदर। ओके, और ये तरह तरह के नुस्खे बताए जाते हैं कि ये दवाई खा लो, वो कर लो, ये कर लो, उससे कोई फायदा नहीं होता। जो नेचर में होना है
वो यही प्रोसेस से होगा, इसके अलावा ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसमें तुम x को y में चेंज कर दो और आपका जो है बेबी गर्ल से बॉय बन जाए, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक, आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। एनीथिंग एल्स लेफ्ट इन द चैप्टर जो आपको नहीं समझ में आया वो प्लीज कृपया करके मुझसे पूछ सकते हो। कोई डाउट अगर रह गया है तो प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स, एल्स वी हैव completed the chapter. Anybody having any doubt, please let me know in the comment section. Else, आप मुझे बता दो कि you have understood everything so that we can end the class now.